अभी हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़नी शुरू करते हैं। आज हम लोग पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी तो ऑब्वियस है नहीं करेंगे, बट बहुत सारा रेडियो एक्टिविटी का जो इंट्रोडक्शन है, बहुत सारा तो नहीं, छोटा सा ये इंट्रोडक्शन आज ख़त्म कर लेते हैं कि आखिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हैं। मतलब 1800 के ज़माने में 1800 की एंडिंग और 1900 की स्टार्टिंग लगभग तब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिस्कवर हो गए थे। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों के बीच में ना एक कॉम्पिटिशन्स आ गया कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ढूंढेंगे। मतलब बेसिकली पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो डिस्कवरी हुई थी वो बाय चॉइस नहीं हुई थी, वो बाय एक्सीडेंट हुई थी। मतलब एक साइंटिस्ट थे, वो कुछ और काम कर रहे थे और उस काम को करते करते उन्हें अचानक से पता चला कि आई हैव फाउंड रेडियो एक्टिविटी। अदरवाइज उनका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ढूंढने का कोई प्लान नहीं था। फिर जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मार्केट में आए, तुरंत बोलो क्या होने लगा, बाकी साइंटिस्ट के अंदर भी क्यूरियोसिटी आई, क्या नेचर में और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते होंगे क्या, अगर हाँ तो ढूंढो। उस ज़माने में लोगों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता था। तो हमारे दो बहुत ही अच्छे हस्बैंड वाइफ का पेयर था, सर क्यूरी और उनकी वाइफ मैडम क्यूरी। इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ढूंढ के निकाले, बट अनफॉर्चुनेटली इन सारे सब्सटेंसेस को ढूंढ के निकालने के दौरान वो बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के संपर्क में आए। और क्योंकि उस ज़माने में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी लोगों के पास, और उनके बारे में किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना है ये भी उतनी जानकारी नहीं थी, तो बेचारे इसकी खोज करते करते मर गए। फिर इनके मरने के बाद इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स की फील्ड में। भाई अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस बला का नाम है? हमारे पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स है, 118। उन 118 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, बहुत सारे सॉलिड हैं, कुछ गैसेस हैं, बहुत कम लिक्विड्स हैं। तो रेडियो एक्टिव का सॉलिड लिक्विड गैस से कोई लेना देना नहीं है कि मैडम सॉलिड वालों को रेडियो एक्टिव बोलेगी, लिक्विड वालों को नहीं बोलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सॉलिड हो और कोई हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, इससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, यूजुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मेटल ही होता है। बट स्टिल आखिर ये रेडियो एक्टिव है कौन? रेडियो एक्टिव उन्हीं 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हैं, सारे नहीं। अब भाई मेरे आजू बाजू कार्बन है, मेरे आजू बाजू ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये लोग रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन वो एलिमेंट तो इतने ज़्यादा खतरनाक रेडियो एक्टिव है कि अगर वो ऐसे कई किलोमीटर दूर पड़े भी रहे ना, तो उनके अंदर से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती है। जैसे सन से कैसे सोलर एनर्जी निकलती है, उन एलिमेंट्स के अंदर से भी ऑटोमेटिक एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। क्या दिक्कत है इस एनर्जी से? ये एनर्जी के संपर्क में अगर हमारी बॉडी आती है तो ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं इनको ये क्या कर देती है, मार डालती है, डैमेज। और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कौन परफॉर्म करते हैं? सेल। अगर सेल ही मर जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उन सब्सटेंस को कहते हैं जो नेचुरली अपने आप रखे अपने अंदर से अलग अलग प्रकार के क्या निकालते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं, जो कि ऑब्वियसली डैमेजिंग होता है हर चीज़ के लिए, सॉइल के लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, सबके लिए डैमेजिंग होता है। हमें उनको बोलने की नीड नहीं है कि तुम रेडिएशन निकालो, वो रेडिएशन अपने आप ही निकाल लेंगे, हमें उनको बोलने की नीड नहीं पड़ेगी। अब कितने प्रकार के रेडिएशंस निकालते हैं ये लोग अपने अंदर से? यूजुअली 3 प्रकार। आपको अपने सिलेबस में टोटल कितने प्रकार के रेडिएशंस पढ़ने हैं? 3 प्रकार के रेडिएशंस पढ़ने हैं। पेज नंबर 154 के एंडिंग लाइन को अंडरलाइन करो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से 3 टाइप के रेडिएशंस निकालते हैं, और ये रेडिएशंस के नाम क्या दिए हैं? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन।
क्या 118 एलिमेंट में सारे एलिमेंट ऐसा करते हैं क्या? नहीं। जो एलिमेंट आखिरी के मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 90 के बाद वाला है, यूजुअली बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट, ये बैठे बिठाए अपने आप इनविजिबल रेडिएशंस, मतलब अगर मानो यहाँ कहीं यूरेनियम पड़ा है और वो अगर अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है तो उसके रेडिएशन इनविजिबल होंगे, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं। ये अपने अंदर से कंटिन्यूसली हाई एनर्जी के रेडिएशंस निकालते रहते हैं। तो इस रेडिएशन को निकालने वाले सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और जो ये रेडिएशन ऐसे निकल के फैल रहे हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। मतलब जो सब्सटेंस ये काम कर रहे हैं उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इस फेनोमेना को, जो ये रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इस फेनोमेना को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी। क्या ये रेडिएशन हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? देखो मैक्सिमम केसेस में तो हाँ। इनके साथ जो लोग डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह, वो लोग स्पेशल टाइप का सूट पहन के डील करते हैं। बट क्या ये हमारे लिए कुछ काम के नहीं है? काम के हैं, बहुत काम के हैं। इन रेडिएशंस की मदद से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं जिनसे बिजली उत्पन्न होगी। नागपुर कह रही हूँ, महाराष्ट्र के तारापुर में है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप है। वहाँ पे ऐसे रेडिएशंस है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इंसान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वॉर 2 में। आई थिंक जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अमेरिका ने फेंका था, शायद वर्ल्ड वॉर 2 ही होगा, उतना मेरा अच्छा नहीं है अभी ज्ञान हिस्ट्री का, उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब आप डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कई मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को, कई अपने एग्रीकल्चर खाने पीने की फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हम आगे एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का क्या यूज़ है। बट ये डिस्ट्रक्टिव भी है, एट द सेम टाइम ये कंस्ट्रक्टिव भी है। तो पेज नंबर 154 में इसके डिफाइन की मार्किंग कर लो फटाफट। एलिमेंट्स विद अ हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम, एक मिनट, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इनमें प्रॉपर्टी है स्पॉन्टेनियसली एमिट करने की। क्या एमिट करते हैं? इनविजिबल, हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब घुस जाते हैं एकदम बॉडीज़ के अंदर, या बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर भी घुस जाएंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। हाई एनर्जी के रेडिएशन, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो ये तुम्हारा डिफाइन बन गया रेडियो एक्टिविटी का। लेकिन अगर तुम्हारी टीचर ने तुम्हें रेडियो एक्टिविटी के बदले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिफाइन पूछा, तब क्या बोलोगे? इसी डिफाइन को थोड़ा और आगे तक लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे इस डिफाइन को आगे तक? उतना तो लिखोगे ही, जितना मार्क कराया उतना तो लिखना ही है। अ सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या ये बात दिमाग में गई? अब कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के नाम भी तो पता होने चाहिए, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। पहली लाइन में उसको अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क के लिए पेपर में आ सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा कि ये रेडियो एक्टिव वाली जो चीज़ है, इसकी खोज बाद में तो वो उनके हस्बैंड वाइफ के पेयर ने की, लेकिन शुरुआत किसने की? तो तुम्हारी बुक में इसके शुरुआत की कहानी दी हुई है, पेज नंबर 155 में लेफ्ट साइड में ब्लू डब्बा। वो ये बता रहे हैं कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरेल, वो कुछ तो काम कर रहे थे। उस काम को करते वक्त उनके पास एक केमिकल था यूरेनियम का। उस ज़माने तक लोगों को ये नहीं पता था कि यूरेनियम, थोरियम ये सब रेडियो एक्टिव है। उनके अकॉर्डिंग जैसे बाकी नॉर्मल केमिकल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यूरेनियम एक नॉर्मल क्या है? केमिकल। अब अचानक से काम करते करते उनको कुछ और काम याद आ गया, तो उन्होंने उस केमिकल को एक कागज़ की पुड़िया में बांधा और उसको एक ड्रॉर में रख के चले गए। और जब वो वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि उस ड्रॉर से जब वो केमिकल निकाल रहे होते हैं तो उस केमिकल के पास, उस ड्रॉर में ही वो फोटोग्राफिक फिल्म भी होती है। वो याद करो, पहले के ज़माने में कैमरे में फिल्म आती थी काली काली कलर की, वैसी एक फोटोग्राफिक फिल्म वहाँ पे होती है। वो ये देखते हैं कि वो बेचारी पूरी की पूरी फोटोग्राफिक फिल्म ख़राब हो गई।
पूरी जैसे हो जाती है ना, अगर सूरज की रोशनी पड़ जाए, तुमने देखा होगा मूवीज़ में फोटोग्राफर जब उस फोटोग्राफिक फिल्म को धोते हैं तो कमरे में पूरी रेड लाइट कर लेते हैं, अंधेरे में उस फिल्म को साफ़ किया जाता है, उससे फ़ोटो अंधेरे में बनाई जाती है, उजाले में नहीं बनाते। उजाले में तुम ऐसी फोटोग्राफिक फिल्म को लेके घूमोगे तो फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो जब वो कुछ दिनों बाद उस पर्टिकुलर फिल्म को धोकर देखते हैं तो देखता रहे बाप रे, मेरी पूरी पूरी फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। अब उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती कि भाई ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ड्रॉअर में रखी थी। उनको क्योंकि ये बात पता थी कि ख़राब हो जाएगी, तो सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उन्होंने कहाँ रखा, तो आखिर ड्रॉअर के अंदर कैसे ख़राब हो गई। तब उन्हें याद आया कि अच्छा कि मैंने इस ड्रॉअर में साथ में और किसे रख दिया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। और क्योंकि मैंने साथ में क्या रख दिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रखे होने की वजह से क्या हुआ है, ये फोटोग्राफी ख़त्म हो गई है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उन्होंने बोला अच्छा कहीं ये यूरेनियम ने तो नहीं ख़राब कर दिया। जैसे कि घर में मान लो मिठाई का डब्बा रखा है, अब भाई उसके अंदर से मिठाइयाँ गायब, और घर में मान लो सिर्फ आर्यन पाया है, तो घर पे आने के बाद उसकी बहन तो उसी को कुटेगी कि तू नहीं खाया होगा ज़रूर, ऑब्वियसली, क्योंकि घर में वही इकलौता इंसान अभी है, उसी पे आ जाएगा सारा इल्ज़ाम। तो उस पर्टिकुलर ड्रॉअर में यूरेनियम ही था, मतलब एक्चुअल में यूरेनियम का केमिकल था, एक कंपाउंड था। तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम किस पे डाल दिया, यूरेनियम पे। फिर जब उन्होंने रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि अच्छा ये ऐसे केमिकल्स हैं, ये केमिकल ऐसे एलिमेंट से बने हुए हैं जिन एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी है कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने आप अपनी एनर्जी को एटमॉस्फेयर में खुद ही रिलीज़ कर रहे हैं, खुद ही। तो उनके संपर्क में आजू बाजू जो भी आ रहा है सब क्या हो रहा है, ख़राब हो जा रहा है। तो उस दौरान क्योंकि ये रेस एक्सीडेंटली बोलो किसने ढूंढी थी, हेनरी बैक्यूरेल नामक एक साइंटिस्ट ने, तो इसीलिए इन रेस को एक और नाम दिया गया है। पढ़ो अपनी ब्लू कलर के बॉक्स में नीचे में चौथी लाइन, इन रेस को नाम दिया गया बैक्यूरेल रेस। फिर इसके कुछ समय के बाद जैसा कि मैंने बताया तुम्हें मैडम क्यूरी के बारे में, उन्होंने यही सेम चीज़ किसके अंदर डिस्कवर की, थोरियम। तो यानी कि पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो ढूंढा गया वो कौन था, यूरेनियम। भाई बैक्यूरेल तो इंसान का नाम है, हाँ, बैक्यूरेल को ही खोज के निकाल दिया क्या। फिर तो ये पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसने, कौन सा वाला खोज के निकला, यूरेनियम। और यूरेनियम की जैसे ही मार्केट में बात चली फिर तो लोगों की बोलो क्या होने लगी, हम भी ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे। तो फिर मैडम क्यूरी ने उसके बाद जो नेक्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ढूंढ के निकाला वो बोलो क्या था, थोरियम था। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ऐसे केस में थोरियम निकला। फिर मैडम क्यूरी यहाँ तक रुकी नहीं, उनको क्योंकि पता नहीं था कि ये कितना डैमेजिंग है, ये हाई एनर्जी का है, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो ऐसे केस में वो इस पे उन्होंने रिसर्च कंटिन्यू रखी एंड फाइनली बोलो क्या हो गया, इस चीज़ का उनके कंटिन्यूस रेडिएशंस के संपर्क में आने से धीरे उनकी एक समय के बाद क्या होगी, डेथ होगी। लेकिन बहुत सारे नेचर में नेचुरली पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैडम क्यूरी ने ढूंढे, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आर्टिफिशियली भी बोलो किसने आप लोग ढूंढा है, बनाया किसने, मैडम क्यूरी ने ही ढूंढा है। मतलब ये व्यक्ति ने नेचुरल सब्सटेंस ढूंढे और आर्टिफिशियल सब्सटेंस को एज वेल एज इन्होंने क्या किया, बनाया भी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किसी ने रिसर्च की है वो बोलो किसने की है, मैडम क्यूरी ने की। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर गई। अब जैसे ही मार्केट में ये खबर फैली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लोगों ने इसके ऊपर अब और रिसर्च विथ सेफ्टी करना शुरू किया। तो तुम्हारी बुक में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में भाई अपन ने तो कितने इजीली बोल दिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से क्या होता है, 3 टाइप के रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तुम्हें कैसे पता 3 ही टाइप के, तुम्हें कैसे पता कि 2 नहीं है, 4 नहीं है, 3 ही क्यों है। तो ये 3 रेडिएशंस ही क्यों निकल रहे हैं, इस चीज़ का प्रूफ हम लोग अभी पढ़ेंगे। पेज ये जो फिगर नंबर 14.1 आपको दिया है पेज नंबर 155 में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उनको पता चला
कि वो आप लोगों का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर्टिकुलर क्या है बोलो, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस निकालता है, वो पढ़ेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, किसकी स्पीड तेज है, किसकी स्पीड कम है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, किसके पास कम एनर्जी है, इस बारे में सारा डिस्कशन पेज नंबर कहाँ पर है, 156 में है। और फाइनली इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन कहाँ पर है बताओ, 156 में इसके यूजेस के बारे में, कि आखिर ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ढूंढे जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आखिर किस काम में आते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि इंडस्ट्रीज़ में इसे कैसे यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में कैसे यूज़ कर रहे हैं, और इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मैंने तुम्हें देखो अभी मैडम क्यूरी और सर क्यूरी के बारे में बताया। पेज नंबर 156 में एक ब्लू कलर का डब्बा है, देखो उस ब्लू कलर के डब्बे में उनकी फ़ोटो दी गई है दोनों की, और उनका फुल नेम दिया गया है कि फ्रेडरिक जोलियट क्यूरी उनके हस्बैंड का नाम, और आयरन जोलियट क्यूरी उन मैडम का नाम। इन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत रिसर्च की, और इन्होंने अपनी लैब में खुद रिसर्च की और बहुत सारे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट ढूंढे। इसके लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज़ आफ्टर डेथ मिला था 1935 में, ठीक है। और उसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस नेचुरली भी रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर दबे हुए हैं और नेचुरली रेडियो एक्टिव है। तो ऐसे नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसी ब्लू डब्बे का पहला पैराग्राफ पढ़ो। क्या बोला है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हैं, उन 118 एलिमेंट्स में से जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बोलो किसके बीच में है, 92 के बीच में, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब इनको बनाने की नीड नहीं है, ये नेचर में बोलो खुद ही अपना 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 रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? फिर नेक्स्ट पेज नंबर 157 में आओ। येलो कलर के बॉक्स में बहुत सारे रेडियो एक्टिव के एप्लीकेशंस ही हैं, सारे एप्लीकेशन वैसे हम कल पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल एक एप्लीकेशन आज पढ़ते हैं। क्यों? अभी अभी हम लोग ताज़ा ताज़ा क्या पढ़ के आए, पोर्टलैंड सिरामिक, एडवांस सिरामिक। देखो एक उसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल में, एक सिरामिक में भी दिखा क्या कि अगर आपको ऐसी सुंदर सुंदर टाइलें बनानी है, सुंदर सुंदर कप बनाने हैं, सुंदर सुंदर पोट्री बनानी है, तो उनमें प्यारे प्यारे चमक वाले कलर्स लाने के लिए आप क्या करते हो, उनके अंदर यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हो, या फिर हो सकता है किसी और का। तो ये इस तरीके से उन्हें डेकोरेट करने के लिए यहाँ सिरेमिक आर्टिकल्स को भी ये आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कल हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और कल का हमारा दिन पूरा किस पे बीतेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे।